लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है आपको। आई एम टेकिंग द इलस्ट्रेशन नंबर 1. X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. The assets were realized as follows. Plant and machinery आपको दिया हुआ है 80,000. So I'll write here two assets realized. Plant and machinery नीचे लिखा हुआ है secured creditors थे, the liabilities were as under. उसमें सबसे पहले मुझे दिया हुआ है secured creditors and that was secured by plant and machinery. तो plant and machinery मेरे पास 30,000 का लोन था, उसके अगेंस्ट जो रियलाइज हुई वो हुई 80,000 की। तो इसका मतलब सरप्लस जो मुझे लिखना होता है फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी का, वो कितना था मेरे पास 80,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 50,000। उसके बाद फर्नीचर रियलाइज हुआ है दैट इज 25,000। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई 25,000। इन्वेंट्री रियलाइज हुई 72,000। ट्रेड रिसीवेबल्स थे मेरे पास 28,000। इन सबको टोटल कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 2 लाख। कैश इन हैंड गिवन नहीं है मेरे पास। लायबिलिटीज वर एज अंडर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिख दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है मुझे डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेकिन सबसे पहले मुझे पेमेंट करनी होती है लीगल चार्जेस की, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिए नहीं हुए। देन मुझे लेना होता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, जो कि दिया हुआ है liquidator remuneration was 4% on asset realized and 2% on amount distributed to unsecured creditors. 4% on asset realized, तो asset realized मेरे पास है कितनी? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उसने कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कुछ भी सरप्लस या किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे रेम्यूनरेशन 2 लाख पे देना है या 2,30,000 पे देना है। उसने रियलाइज 80,000 किए थे या उसने रियलाइज 50,000 किए थे? उसने रियलाइज 80,000 किए। 30 तो उसने रियलाइज करके किसको दे दिए? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो रेम्यूनरेशन तो उसका 80 पे बनता है। अगर वो कह देते क्वेश्चन में कि हमने उसके ऊपर नहीं देना जो उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, तो हम सिर्फ बची हुई अमाउंट यानी कि 50,000 पे रेम्यूनरेशन देते। अब जब उसने कुछ भी नहीं कहा तो रेम्यूनरेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2,30,000। तो 2,30,000 का 4% हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास 9,200। देन नेक्स्ट नंबर पे जो पेमेंट आती है हमारी, थर्ड नंबर पे, वो आती है हमारी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे गिवन है क्वेश्चन में 700, सो आई विल राइट हियर 700। नेक्स्ट पेमेंट आती है मेरी डिबेंचर होल्डर्स की। डिबेंचर होल्डर्स मुझे दे रखे हैं 40,000 के, सो आई विल राइट हियर 40,000। अब मुझे चेक करना है कि मुझे इनका इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो अभी तक मेरे पास जो टोटल बैलेंस था वो कितना था? 2 लाख। 2 लाख में से मैंने कुछ भी नहीं दिया, यानी कि लीगल चार्जेस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया। 9,200 का रेम्यूनरेशन दिया है, 700 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है। तो मैं एक बार इधर साइड पे आपको दिखा देती हूँ। 2 लाख टोटल था मेरे पास, मैंने इसमें से 9,200 दिया, मैंने 700 दिया, मैंने 40,000 दिया। तो लगभग ये 10,000 मान लेते हैं, 50,000, तो 1.5 लाख के करीब मेरे पास बचा हुआ है। और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मिलाकर भी कितने हैं? 75,000, और ये बच रहा है 1.5 लाख। तो कंपनी सॉल्वेंट हुई या इंसॉल्वेंट? सॉल्वेंट हुई। तो इंटरेस्ट हम कब तक करेंगे? रीपेमेंट की डेट तक का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 30th जून 2015, और हमने जहां पर डिबेंचर्स लिखे हैं वहीं पर दिया हुआ है कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमने सितंबर 2014 तक का पे कर रखा है।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो 40,000 के ऊपर 12% रेट है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, ये हो गया 3600। तो अमाउंट आ गई आपकी 43,600। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। अब इसके बाद हमें टर्न आती है हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, और अनसिक्योर्ड में भी पहले टर्न आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मुझे दे रखे हैं 15,000। अब मुझे रेम्यूनरेशन दे रखा था कितना, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो पहले 2% ऑन 15,000 दे दूं मैं, तो कितना बचा, 300। ठीक है, अब मेरी टर्न किसकी आती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की भी पूरी पेमेंट हो रही है। हमने देख ही लिया था 1.5 लाख रुपए बच गए थे हमारे पास। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं मेरे 60,000 के, उनको भी फुल पेमेंट हो रही है। तो फुल पेमेंट हो रही है तो 2/100 ही होगा, 2% ऑन 60,000, ये आ गया मेरे पास 1200। टोटल रेम्यूनरेशन आ गया 10,700। इसके बाद उसने हमें बताया कि हमारे पास क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं, सीधा जो बचा वो किसको देना है आपको, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जो अमाउंट बची हमारी वो बची 70,000, तो वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दी। और लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि हमने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया है वो कितना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हमने पे किया, आप देखो कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी थी, 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक था। हमने 70,000 की पेमेंट की है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे, 20,000। तो इसका मतलब पर शेयर हमने 3.5 रुपए की पेमेंट की है जब कंपनी लिक्विडेट हुई। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिया होता कि रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 2%, तो आप क्या करते, यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स भी पे करते, और वो कितना होता, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हम रेम्यूनरेशन देते वो कितना होता, वो होता 70,000 इंटू 2/102। क्यों, क्योंकि इस 70,000 में से ही हमें रेम्यूनरेशन देना है, तो ये 70,000 100 नहीं 102 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते, यानी कि 70,000 इंटू 2/102, ये हमारे पास आ जाता 1372। तो यहाँ पर हम 1372 की पेमेंट कर देते और माइनस कर देते 70,000, तो ये हमारे पास 68,627 जो है ये आ जाता इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट। समझ में आया कि नहीं? यस मैम।